Hello friends, welcome to my lecture, the lecture of Farm Machinery and Power Engineering. I am Gurdeep Lal. हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचें आती हैं, पहले हम उस बात के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इसमें 3 ब्रांचें हैं, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, सेकेंड इज सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, दैट इज कॉल्ड SWCE, थर्ड इज एग्रीकल्चरल प्रोसेस इंजीनियरिंग, दैट इज AP। ये जो तीनों ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, इनके अंडर में जो जो कोर्सेस आते हैं वो सब हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये सभी कोर्सेस जो तीनों हैं, फार्म FMP, SWC एंड AP, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इनके अंडर से पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार से पूछा जाता है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और अगर हम खासकर एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें, AFO की बात करें, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसमें खाली आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर हम टोटल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो AFO में लगभग 7 to 8 to 9 क्वेश्चंस हर साल कवर किए जाते हैं, जिस दो की 3-4 फार्म मशीनरी से होते हैं, 2-3 एग्रीकल्चर सॉइल वाटर से, एंड AP से 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। इनका मेजर पोर्शन है 8 to 9 मार्क्स, आप कह सकते हैं कि 10 मार्क्स तक ये कवर करते हैं, 10 क्वेश्चन तक कवर करते हैं। मार्क्स पर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स पर क्वेश्चन अलाउड किए जाते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन मान लीजिए कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में दिए जाते हैं। जो आज हम फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग का लेक्चर शुरू करेंगे, इसमें हम आपको 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस, फार्म पावर एंड फार्म मैकेनाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ फार्म मशीन्स, लैंड प्रिपरेशन फॉर सोइंग। 4 टॉपिक्स है, हम आपको इनका हल्का ओवरव्यू देंगे। जो इनकी डिटेल स्टडी होगी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे और इनमें आपको सिर्फ आपका ओवरव्यू दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस से। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस का हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? जो भी हम अपने फार्म में या अपने खेत में, अपने फील्ड में जो भी हम काम कर रहे हैं, दैट रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ एनर्जी, दैट माइट बी एनिमल एनर्जी और सम काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज ट्रैक्टर एनर्जी, पावर टिलर एनर्जी, और सो मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जी आर देयर। इन सब की स्टडी करना हमको जरूरी इसलिए है कि हमें फार्म का मैकेनाइजेशन करना है। मैकेनाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारा फील्ड का साइज है डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। जो डे बाय डे इसका डिक्रीज हो रहा है एरिया, हमें जो मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा, इससे हमें पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन है बढ़ाया जा सके। अगर हम इंडिया का सिनेरियो देखें तो अबाउट 70% ऑफ एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी इज फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से अबाउट 70% हम एनर्जी ले रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं? जैसे कोल है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। जो टोटल जो एनर्जी है उसका 40% लगभग कोल से आता है। इसी तरह से क्रूड ऑयल से 24% और नेचुरल गैसेस से 6%, लाइक LPG वगैरह से हम 6% जो एनर्जी का जनरेशन करते हैं। ये एस्टिमेशन है कि 2030 तक हम हमारी जो डिपेंडेंसी है फ्यूल्स पे वो 53% तक बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमारा जो पूरा जो मैकेनाइजेशन हो रहा है या जो भी हमारे जहाँ पे भी फ्यूल का कंजप्शन है, मीन एनर्जी का कंजप्शन है, वो बढ़ रहा है, डिपेंड हो रहा है। इंडिया में कोल इंपोर्ट है वो 2010 में 18% तक था। अगर हम पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इन इंडिया देखें तो वो पर ईयर या जो डिकेड्स में देखें तो वो बढ़ रहा है। पॉपुलेशन जो 1961 में था वो आज 2010 लेवल में वो बढ़कर इतना हो गया है। ये डेटा है जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टुडे से लिया गया है इस प्रोजेक्ट के द्वारा, जो 2010 में था। हम जो भी आपको डेटा या जो भी आपको डेटा देंगे हम उसका सोर्स जरूर बताएंगे, ताकि इसमें कोई फेक ना लगे कि डाटा ट्रू नहीं है या डाटा में कुछ मिसप्रेंसी है। अगर हम इस ग्राफ को देखें जिसमें हमने एनिमल और मैकेनिकल का वर्सेस देखा है कि जिस तरह से हमारा जैसे टाइम बढ़ रहा है 1961 टू 2007-8, हम देखेंगे कि जो मैकेनिकल पावर यूज हो रहा है वो बढ़ रहा है, उसका ट्रेंड ये जा रहा है, और जो हमारा एनिमल पावर है वो डिक्रीज हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हमें एनर्जी सोर्सेस के बारे में ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी सोर्सेस जो हमारे हैं वो मैकेनिकल की तरफ, यानी जो फ्यूल कंजम्पशन है या उस तरफ, जो हमारे एनिमल में तो कोई एनर्जी का जो हमें नेचर से लेते हैं, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह है, वो हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो तो एनिमल पावर है। लेकिन जो मैकेनिकल पावर है उसमें हमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए ये डे बाय डे बढ़ रहा है। इसके लिए हमें कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे हम
इंजन का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, वो सब भी हम आगे स्टडी करेंगे कि इंजन को हम कैसे ऑप्टिमम तरीके से देखें, उसका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हम कैसे मिनिमाइज करें ताकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। सो ये सब जो चीजें हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हम फ्यूल एफिशिएंसी और जो एनर्जी सोर्स हैं उनको कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकें हम। सो अगर हम देखें कि जैसे हमारा जो प्रीवियस स्लाइड में देखा कि मैकेनिकल जो सोर्सेस हैं उनका यूज ज्यादा हो रहा है, तो उसी तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है बाय द टाइम। सो जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है इसका मतलब है हमें जो मैकेनिकल सोर्सेस हैं या मैकेनिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो उसके लिए क्या हमारा मैकेनाइजेशन होना जरूरी है। तो ये इंटररिलेटेड है, मैकेनाइजेशन और जो प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ेगा हमारा प्रोडक्टिविटी वैसे वैसे बढ़ेगी। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की। एनर्जी हमारे लिए मेनली दो तरह की होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो आपने बेसिक क्लासेस में यू माइट हैव स्टडीड ऑल दीस थिंग्स, आई एम जस्ट टेकिंग एज ए रिव्यू कि आपको जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो आपको जस्ट एक बेसिक रिव्यू देंगे हम इसमें, और ये आप सब बेसिक आप पढ़ चुके हैं। तो हमारा मेन फोकस आके मैकेनाइजेशन वगैरह के बारे में है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो वर्च्यू ऑफ हाइट और वर्च्यू ऑफ पोजीशन होती है। ठीक है, किसी चीज को हम टॉप पे ले जाएंगे तो इससे क्या होगी, एनर्जी उसमें इंक्रीज होगी, तो उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन और वर्च्यू ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव हो रहा है तो जो उसका मूवमेंट है उसमें कारण जो उसमें एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है वेव एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स की एंड मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस की। जो भी मूविंग पार्ट होगा, मूविंग थिंग होगी, दैट कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं। वी विल स्टडी केमिकल एनर्जी। सो केमिकल एनर्जी क्या हो सकती है, जैसे बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्रोपेन एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। सो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, जैसे हम बात करें बैटरी की, एक बैटरी जो हमारी है जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है, सो बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो हमारी जो हर एक पार्ट, हमें केमिकल या न्यूक्लियर एनर्जी को एग्रीकल्चर में दिखाने की क्यों जरूरत पड़ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन सब एनर्जीज का यूज कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर मशीनरी को रन करने के लिए। जैसे अगर हम केमिकल एनर्जी की बात करें तो हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है हमारे ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए, कुछ लाइट स्टार्ट करने के लिए, या जो भी हमारे कुछ हर एक एनर्जी का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। सो अनदर है न्यूक्लियर एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी है एटम्स की एनर्जी से बनती है, जो न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं, जब उनको फिजन या फ्यूजन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। सो नेक्स्ट इज स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी जैसे क्या होती है, तो स्प्रिंग्स में स्टोर होती है, रबर में स्टोर होती है। जो स्प्रिंग्स में अगर देखें तो उनमें स्टोर्ड एनर्जी होती है, अगर हम उसको स्ट्रेच कर देते हैं तो दैट इज स्टोर्ड एनर्जी। तो अगर हम इसको छोड़ते हैं तो फिर से अपने शेप को रीगेन कर लेता है, और शेप को रीगेन करते ही इसमें कुछ एनर्जी जनरेशन है। सो नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन एनर्जी। सो ग्रेविटेशन एनर्जी इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट और सम। जब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लेके जाते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है वो ग्रेविटी के कारण जो भी एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एनर्जी। सो नेक्स्ट इज रेडिएंट एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, जो एक्सरे, विजिबल लाइट, गामा रेज, रेडियो वेव्स, ये सब में एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी सब्सटेंस दैट वाइब्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल विद इन द सब्सटेंसेस। तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, उसके जो मूवमेंट से जो एनर्जी होती है, जनरेट होती है, उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो एनर्जी जनरेशन होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। सो नेक्स्ट इज मोशन, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड मोशन। सो मोशन सिंपली जब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसका मूवमेंट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, इसको मूव करते हैं, तो इसको हम मोशन कहते हैं। So sound is the movement of energy through substance in longitudinal और compression और reflection waves। तो wave energy का जो motion होता है उसको हम sound बोलते हैं। So sound is waves that is longitudinal waves. These are the longitudinal waves. So light energy is a type of wave motion that is light in a form of energy caused by light waves। तो light waves के कारण जो energy होती है उसको light energy बोलते हैं। Next is classification of energy sources। तो हम energy sources का classification कैसे करते हैं। So different तरह के energy sources हैं। फर्स्ट इज कॉमर्शियल प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस। तो कॉमर्शियल प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस कौन से हैं, जो हम कॉमर्स करते हैं, जिनका हम जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मींस दैट कैन नॉट बी जनरेटेड ओवर ए टाइम। तो जो नॉन रिन्यूएबल है मतलब वो उनको एक दोबारा से हम जनरेट नहीं कर सकते हैं,
या उनको जनरेट होने के लिए इतना समय लगता है कि वी कैन नॉट वेट फॉर दैट टाइम। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर पावर। सो इन सब को एक बार एग्जॉस्ट होने पे, खत्म होने पे उनको दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। कोल को, पेट्रोलियम को बनने में मोर देन 70-100 ईयर्स, ऐसे 1000 ईयर्स लग सकते हैं। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल कौन से हैं? जो हम कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं और उसमें कोई भी हमें वेट नहीं करना पड़ता है, जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं। तो लाइक सोलर एनर्जी, बायोमास, वुड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, ये सब क्या रिन्यूएबल है। बट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो होते हैं, इनकी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी है वो बहुत कम होती है, मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू कॉमर्शियल सोर्सेस। न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, जो नए सोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, जैसे ओटीई है, पीट, टार, सैंड, ये सब से बनती है। ओशन एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये सब की भी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कम होती है, यानी उनकी जो जनरेट करने की जो हमें एनर्जी ज्यादा लगती है, यानी हमें ज्यादा टाइम लगता है उसको जनरेट करने में, लेकिन ये क्या है, इतने यूजफुल नहीं है। लेकिन इनका अभी डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये इनका यूज ज्यादा से ज्यादा हो सके। सो अगर हम सोर्सेस की बात करें, एनर्जी सोर्सेस की एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसके कुछ एडवांटेज हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास, वही बात है, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। इजी टू गेट एंड इजीली ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल ऐसा नहीं होता कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे कोल है, इजीली ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस है, वो भी इजीली ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू सिलेंडर्स। कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मेक प्रोडक्ट सच एज प्लास्टिक। तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है और प्लास्टिक वगैरह भी बनता है इनसे। तो इसकी डिसएडवांटेज देखें तो नॉन रिन्यूएबल है, इसका रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता। बर्निंग प्रोडक्ट स्मोक, इसका स्मोक जनरेट होता है। बर्निंग कोल्डली सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज एसिड प्रेसिपिटेशन। तो एसिड प्रेसिपिटेशन मतलब हमारे जो एसिड रेन हो रही है वो सब हो सकता है। तो ऑयल स्पिल्स है या ऑयल लीकेज है, इनकी जो समस्या हो सकती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, वेरी कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ज्यादा इसमें एनर्जी वैल्यू होती है। इसके जो पावर प्लांट होते हैं उसमें कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज है कि प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव वेस्ट को जनरेट करता है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर नॉन रिन्यूएबल, तो उनको हम नॉन रिन्यूएबल हैं। ऐसी सोलर की बात करें, ऑलमोस्ट टाइमलीनेस सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी, डज नॉट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन, कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं करता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव टू यूज फॉर लार्ज स्केल एनर्जी, ओनली प्रैक्टिकल इन सनी एरियाज, तो नाइट में यूज नहीं कर सकते हैं या जहां पे लो सनलाइट होती है वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। सो वाटर है, रिन्यूएबल है, डज नॉट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन। डैम डिस्टर्ब रिवर इकोसिस्टम अवेलेबल ओनली इन एरियाज देयर हैव रिवर, तो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। विंड है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इनएक्सपेंसिव है, डज नॉट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन, ओनली प्रैक्टिकल विंडी एरियाज, तो इसको सिर्फ विंडी एरियाज में हम यूज कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी है, इसको हम ऑलमोस्ट लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर प्लांट रिक्वायर लिटिल एंड लैंड। सो इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ओनली प्रैक्टिकल एरियाज नियर हॉटस्पॉट, जहां पे हॉटस्पॉट मीन जहां पे जो हॉट वाटर है वो इमर्ज होता है या जहां पे हॉटस्पॉट्स होते हैं वहीं पे इनका यूज किया जाता है। वेस्ट वाटर कैन डैमेज द सॉइल, जो वेस्ट वाटर होता है वो सॉइल को डैमेज कर सकता है क्योंकि गर्म पानी सॉइल में पड़ने से खराब हो सकता है सॉइल। बायोमास रिन्यूएबल है, लेकिन इसका क्या रिक्वायर्ड लार्ज एरिया ऑफ फार्मलैंड प्रोडक्ट स्मोक। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फार्म पावर एंड मैकेनाइजेशन। सो फार्म पावर एंड मैकेनाइजेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। फार्म पावर एंड मैकेनाइजेशन दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन ए फार्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। सो जो भी फार्म में या फील्ड में एग्रीकल्चर ऑपरेशन किए जाते हैं उनको दो डिवाइड किया जाता है, दैट इज ट्रैक्टिव वर्क एंड स्टेशनरी वर्क। So tractive work कौन सा? such as seed bed preparation, cultivation, harvesting and transportation. So tractive work means जहाँ पे हमें मशीनरी का वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट करना पड़ता है। इन सब को काम को करने के लिए ट्रैक्टर या ट्रैक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्टिव वर्क। So stationary work like silage cutting, feed grinding, threshing, winnowing and lifting of irrigation. जिन कामों में, जिन वर्क्स में स्टेशनरी जो का हमारा स्टेशनरी होता है, मींस देयर इज नो नीड टू मूव द आवर एनर्जी सोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वर्क। सो टाइप्स ऑफ फार्म पावर, तो फार्म पावर कितने तरह की होती है? हमारा फर्स्ट है ह्यूमन पावर। अगर हम ह्यूमन का यूज कर रहे हैं हमारी पावर जनरेट करने के लिए, मींस सोइंग या सोइंग के लिए यूज
करते हैं ह्यूमन पावर। एनिमल पावर हम एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल पावर मीन्स ट्रैक्टर्स का यूज कर सकते हैं, पावर टिलर्स का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर मीन्स बिजली, तो इलेक्ट्रिसिटी उसका यूज कर सकते हैं। विंड पावर हम विंड का यूज कर सकते हैं, विंड मिल्स लगा के। डिफरेंट एनिमल सोर्सेस आर, जो एनिमल सोर्सेस कौन कौन से हैं? बुलक्स दैट कैन पुल अप टू 15% ऑफ इट्स वेट, जो बुलक्स होते हैं वो 15% तक यूज कर सकते हैं। बफेलोज हैं वो अपने 10% कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो अपनी कैपेसिटी के आधार पे 10, 15, 20 और इवन डंकीज कैन पुल अप टू 80% ऑफ देयर वेट। सो इतना हम इनसे यूज कर सकते हैं। म्यूल्स हैं एंड एलिफेंट्स, इन सब एनिमल्स को हम एग्रीकल्चर वर्क्स में यूज कर सकते हैं। बट अब मैकेनाइजेशन की जरूरत है क्योंकि हमें एनर्जी सोर्सेस को बढ़ाना है ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ सके। सो एनिमल का जो यूज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ड्यू टू मैकेनाइजेशन। सो अब हम देखते हैं मैकेनाइजेशन क्या है। सो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन involves the design, manufacture, distribution, use and servicing of all type of agricultural tools, equipments and machines. So मैकेनाइजेशन का मतलब है कि जो भी हम मशीन से पहले उनको डिजाइन करेंगे, प्रॉपर डिजाइन मीन्स कि उनका जो प्रॉपर फोर्सेस का जो स्टडी है वो हम डिजाइन के अंदर करते हैं। कितना फोर्स किस टूल्स को, मशीन को जब बनाते हैं वो कितना बियर कर सकता है, या उसको किस टाइप का फोर्स है, थ्रस्ट या उनको लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है, कौन सा तरह का फोर्स, उसको कंप्रेशन, टेंशन, किस तरह का फोर्स उसमें यूज किया जाता है, डिजाइन में हम वो पढ़ते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिजाइन का डिस्ट्रीब्यूशन और उस डिजाइन के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद यूज उस मशीन का, और फिर उन सब जो टूल्स हैं उनकी सर्विसिंग, जो बनाए गए हैं इक्विपमेंट बनाए गए हैं। तो इन सबको जब प्रॉपर हमारे पास ये इस्तेमाल होंगे, प्रॉपर हमारा इनका चैनलाइजेशन होगा, सब चीज हमारे पास अवेलेबल होगी। यानी अगर हमने डिजाइन किया मशीन को एंड वी डोंट हैव प्रॉपर वेज फॉर सर्विसिंग एंड यूज, देन दैट इज यूजलेस फॉर अस। तो अगर जहां पे डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, सर्विसिंग सब टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल होंगी तभी हम एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन कहेंगे, और उसी को हम मैकेनाइजेशन कहते हैं। इट इंक्लूड 3 मेन पावर सोर्सेस, ह्यूमन, एनिमल एंड मैकेनिकल। इसमें 3 तरह के ह्यूमन, एनिमल एंड मैकेनिकल जो सोर्सेस हैं उनका यूज किया जाता है। अब जो कुछ टर्म्स हैं हम उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो जो मैकेनाइजेशन में यूज होती है। जैसे ट्रैक्टराइजेशन है, रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ एनी साइड ट्रैक्टर टू एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर। जो भी ट्रैक्टर्स का यूज है किसी भी साइज का हो सकता है, 30 HP टू या 25 HP टू 300 500 HP तक, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ लैंड एंड साइज ऑफ ट्रैक्टर एंड यूटिलिटी ऑफ द ट्रैक्टर, तो उसको ट्रैक्टराइजेशन बोलते हैं। देन मोटराइजेशन, रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैकेनिकल मोटर्स और इंजन रिगार्डलेस ऑफ एनर्जी सोर्सेज टू द एक्टिविटी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। सो जो भी मैकेनिकल मोटर्स होती हैं या इंजन होते हैं उनका जब हम यूज करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन में तो उसको मोटराइजेशन कहते हैं। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स आर डिवाइसेस अटैच्ड टू पुल, बिहाइंड, पुश और अदरवाइज यूज्ड विद ह्यूमन, एनिमल और मैकेनिकल पावर सोर्स टू कैरी आउट एन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो जो भी इंप्लीमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं जो कि पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, और ह्यूमन, एनिमल और मैकेनिकल तीनों सोर्सेज के द्वारा चला जाते हैं, उनको हम एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स कहते हैं। Then agricultural machinery is a general term used to describe tractors, combines, implements, machines and any other device more sophisticated than hand tools which are animal or mechanical powered. तो जो भी mechanical या animal powered sophisticated tools होते हैं तो उनको हम machines कहते हैं। वो हो सकते हैं ट्रैक्टर, कंबाइन या फिर implements या कोई भी तरह की मशीन होती है जो sophisticated हो, जिसमें moving more than one part होता है। Agricultural equipment, so generally refer to the stationary mechanical device such as irrigation pumps. इन सबको stationary equipment कहा जाता है। अब देखते हैं स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। हम फार्म मैकेनाइजेशन की स्टडी क्यों करते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी मैकेनाइजेशन की और मैकेनाइजेशन की स्टडी की। सो इसकी स्टडी की जरूरत इसलिए पड़ती है, इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी इन द कंट्री। इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी हमको अवेलेबल रहेगी जब हम मैकेनाइजेशन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, जब मैकेनाइजेशन करेंगे तो हाई यील्डिंग वैरायटीज को हम डेवलप करेंगे। इंट्रोडक्शन टू हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, तो जिस क्रॉप को जितना फर्टिलाइजर या उसकी पेस्टिसाइड की जरूरत है, जितनी डोज की जरूरत है, हम उतनी उसको दे सकें। एंड ये कैसे पॉसिबल है, जब हम मैकेनाइजेशन के अंडर में डेवलप करेंगे और पंप, स्प्रेयर, डस्टर की डेवलपमेंट होगा तभी ये पॉसिबल है। इंट्रोडक्शन न्यू क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सपोज कंट्री के जिस पार्ट में जो क्रॉप नहीं हो पा रही है, अगर उस पार्ट में भी
हर एक क्रॉप को हम उगाना शुरू कर देंगे तो हमारा मैकेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स जहाँ पे हम मोर देन वन क्रॉप एक ही एरिया में सेम टाइम लगाते हैं उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, और इंटेंसिव कल्टीवेशन करेंगे तभी हम फार्मेशन को सक्सेसफुल मानेंगे। तो अगर हम देखें ये एग्रीकल्चर वर्कर्स है, हम ये ग्राफ पहले भी शो कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर वर्कर्स की जो डे बाय डे है वो इंक्रीज हो रही है एग्रीकल्चर में। तो अगर हम देखें पॉपुलेशन ट्रेंड टू ड्राफ्ट एनिमल इंडिया, तो जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है तो हमारा ड्राफ्ट एनिमल्स का यूज है वो कम होता जा रहा है क्योंकि ट्रैक्टर्स पावर टिलर्स वगैरह आ रहे हैं। सो अगर हम देखें पॉपुलेशन ऑफ ट्रेंड ऑफ ट्रैक्टर्स इन इंडिया, ट्रैक्टर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। देखिए अगर हम देखें तो पॉपुलेशन है वो 1961 के कंपैरिजन में 2010 में वो बढ़ के 42.51 लाख हो गई है, जो कि पहले 0.37 लाख थी 1961 में। अब इस तरह से अगर हम देखें पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ पावर टिलर्स इंडिया, तो पावर टिलर्स का भी देखें 1961 में 0 था, जो कि आज 2010-11 में 2.23 लाख हो गया है। तो ये भी ट्रेंड अपवर्ड है, मीन्स ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। कम्युनिटी पंप सेट एनर्जाइज इन इंडिया, तो पंप सेट्स हैं उनका भी जो बढ़ावा मिला है इंक्रीज हुए हैं। इस तरह से जो देखें हम पॉपुलेशन एनिमल ऑपरेटेड प्लो इन इंडिया, तो एनिमल जो आयरन प्लो है और वुडन प्लो है तो उनका भी यूज अब धीरे धीरे बढ़ा है क्योंकि इनका जो मैकेनाइजेशन हुआ है उससे इनकी इनमें डिफरेंट जैसे कैपेसिटी बढ़ाई गई है और इसमें जो डिफरेंट मॉडिफिकेशन किए जा गए हैं उसके कारण इनका भी यूज बढ़ा है जो भी एनिमल्स के यूज हो रहे थे। देन पॉपुलेशन ऑफ एनिमल ऑपरेटेड पडलर्स, तो पडलर्स का भी इंक्रीज हुआ है। तो हम ओवरऑल यही देखते हैं कि जो भी चीज हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं एनिमल ऑपरेटेड हो भले ही मैकेनिकल हो, तो उसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ही हो रहा है, हम उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। दैट इज पॉसिबल ओनली बाय द मैकेनाइजेशन। अगर हम पॉपुलेशन ऑफ पावर ऑपरेटेड प्लोज इन इंडिया, जो प्लो है वो भी देखें उसका जो ट्रेंड है अपवर्ड है। देन पॉपुलेशन ऑफ पावर ऑपरेटेड हैरोज इन इंडिया, दैट इज आल्सो अपवर्ड। पॉपुलेशन ऑफ पावर ऑपरेटेड लेवलर्स इन इंडिया, वो भी अपवर्ड है। पॉपुलेशन ऑफ ट्रैक्टर ड्रोन प्लांटर्स इन इंडिया, दैट इज आल्सो अपवर्ड ट्रेंड। सो कोई भी चीज है हम देख रहे हैं पावर कल्टीवेटर्स इन इंडिया, दैट इज आल्सो अपवर्ड ट्रेंड। पावर थ्रेशर, दिस इज आल्सो अपवर्ड ट्रेंड। एंड दिस इज ऑलरेडी वी हैव शोन कि जो हमारा एनिमल पावर है वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू मैकेनिकल पावर। तो फूड प्रोडक्टिविटी जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है तो हमारा फूड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो बेनिफिट्स देखते हैं हमारे फार्म मैकेनाइजेशन की क्या है। सो टाइमलीनेस ऑफ ऑपरेशन, तो जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन है वो टाइमलीनेस होना जरूरी है उनमें, क्योंकि अगर टाइमलीनेस नहीं होगा तो क्या होगा, हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन है बहुत ही टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है। बिकॉज सपोज हमारी एक क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे है, तो अगर वो 2 दिन या 1 दिन भी लेट हो जाता है उसकी हार्वेस्टिंग में, तो इसी दौरान अगर रेन हो जाती है या कोई भी ऐसा मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमारी बहुत नुकसान हो सकता है, या ओवरराइप हो सकती है क्रॉप। तो अगर टाइमलीनेस का हम ध्यान नहीं रखेंगे एग्रीकल्चर में तो हमें या फार्मर को बहुत नुकसान हो सकता है। तो टाइमलीनेस ऑपरेशन होता है क्योंकि हम मशीन्स को इंट्रोडक्शन करने से हम जो भी काम 4 दिन में होता है वो 1 दिन में खत्म कर सकते हैं। प्रिसीजन ऑफ ऑपरेशन, तो प्रिसीजन मीन्स उसकी एक्यूरेसी ऑफ वर्क, वो भी जरूरी है। इंप्रूवमेंट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, जो वर्क इन्वायरमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है। एनहेंसमेंट ऑफ सेफ्टी, तो सेफ्टी फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। सेफ्टी फीचर्स इंट्रोड्यूस होने से क्या है, तो वर्क इजी हो गया है। ट्रैक्टर में नॉइज कंट्रोल हो रहा है, उसके जो केबिन्स बनाए जा रहे हैं उसमें एयर कंडीशनर दिया जा रहा है, और ये तो ह्यूमन सेफ्टी हो गई। फिर उसमें सेफ्टी जैसे किसी भी मशीन है उसमें सेफ्टी वॉल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सेफ्टी पिन्स यूज दी जा रही है जिससे कि हम मिनिमम से मिनिमम ह्यूमन जो लॉस हो सके। रिडक्शन ऑफ ट्रेजेडी ऑफ लेबर, तो जो लेबर हमारे पास जो कम हो रही थी वो लेबर को उसकी जो समस्या है वो सॉल्व हो रही है, क्योंकि हमको लेबर कम हो रही है तो हम ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, मशीन का यूज कर सकते हैं। देन रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप एंड फूड प्रोडक्ट्स, जो लॉस है उसको हम कम कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है क्योंकि हम सेम टाइम पे जो स्प्रेइंग कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, वीडिंग कर रहे हैं, और जो सोइंग है वो प्रॉपर प्लांटर्स या सीड ड्रिल से हो रही है, प्रॉपर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। सो ऑल दिस ऑपरेशंस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, मींस लैंड का बेटर एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। इंक्रीज इकोनॉमिक रिटर्न टू द फार्मर्स, ऑब्वियसली जब सब चीजें
प्रॉपरली होंगी, प्रॉपर चैनल के थ्रू होंगी, या जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो जो इकोनॉमिक रिटर्न होगा फार्मर को बेनिफिट देगा, और अल्टीमेटली फार्मर का जो बेनिफिट होगा वो हमारी कंट्री को या कंट्री की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। इम्प्रूव्ड डिग्निटी ऑफ द फार्मर, तो फार्मर की डिग्निटी इंप्रूव हुई है। प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी इन रूरल एरियाज, तो उसकी प्रोग्रेस हुई है, प्रोस्पेरिटी बढ़ी है रूरल एरियाज की और फार्मर्स की। नाउ वी विल सी लिमिटेशंस और लिमिटिंग फैक्टर्स इन फार्म मैकेनाइजेशन। तो लिमिटेशंस क्या है? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। सो हमारी कंट्री में एक सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड। तो लैंड साइज है बहुत छोटा है। सपोज एक फार्मर छोटा है, दैट इज 1 एकड़ और 2 एकड़ लैंड, तो अगर वो ट्रैक्टर को परचेज करेगा या हाई जो मैकेनाइज्ड टूल्स को यूज करेगा, मशीन्स को यूज करेगा, तो वो उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। लेस इन्वेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर, तो इंडिया में जो अपनी कंट्री में जो फार्मर्स के पास पैसे की कमी है, इन्वेस्टमेंट वो इतना ज्यादा नहीं कर सकता अपने लैंड के ऊपर। एग्रीकल्चर लेबर इज इजिली अवेलेबल, और तीसरा फैक्टर क्या है, जो लेबर है वो इजिली अवेलेबल है। अगर क्योंकि जो मैकेनाइज्ड मशीन्स हैं उनको जो लेबर कॉस्ट है या उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोज मैकेनाइज्ड मशीन्स, तो एग्रीकल्चर लेबर में इजिली अवेलेबल है और चीप रेट में अवेलेबल है। एडिक्वेट ड्राफ्ट एनिमल्स आर अवेलेबल इन द कंट्री, तो ड्राफ्ट एनिमल्स जैसे बुलक वगैरह, काऊ, बुफेलो वगैरह का यूज किया था, म्यूल का, एनिमल्स का, वो इजिली अवेलेबल है। लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ सुटेबल फार्म मशीन्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशन, तो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए जो मशीन्स एंड टूल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम शुगर कैन हार्वेस्टिंग की बात करें तो वो इंडिया में अगर उसका प्राइस है मोर देन 1 करोड़ है, तो हर कोई नहीं खरीद सकता है, तो उसको या तो इंडिया में वो परचेजेबल नहीं है या फिर कुछ ऐसी मशीन है जो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सब उसकी लिमिटेशंस है। देन लैक ऑफ रिपेयर एंड सर्विसिंग फैक्टर ऑफ द मशीन्स, तो रिपेयर एंड सर्विसिंग उनकी जो लिमिटेड है, ज्यादा सर्विसिंग नहीं है। तो हम मैकेनाइजेशन तभी कहेंगे जब उनका डिजाइन, यूज एंड सर्विसिंग सब कुछ अवेलेबल होगा, तभी मैकेनाइजेशन को हम सक्सेसफुल कहेंगे। लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर, तो मशीन्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेशन के लिए ट्रेंड मैन पावर नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरर्स, तो इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है मैन्युफैक्चरर्स और रिसर्चर्स के बीच में। हाई कॉस्ट ऑफ मशीन्स, तो मशीन्स की कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो फार्मर के पास इतनी इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मशीन्स, तो मशीन की क्वालिटी जो इनएडिक्वेट है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ फार्म मशीन्स। जब हम मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो फार्म मशीन को कैसे हम सिलेक्ट करें कि हमारे लिए कौन सी मशीन यूजफुल होगी, या क्या हम मशीन का साइज लें। क्योंकि सपोज हम बात करें कल्टीवेटर की, तो वो तो 11 टाइम टू 31 टाइम तक अवेलेबल है। अगर हम बात करें डिस्क हैरो की, तो वो भी 7 टू 25 डिस्क तक अवेलेबल है या 30 तक अवेलेबल है। तो हम अपनी लैंड के हिसाब से अब मशीन्स और टूल्स का कैसे सिलेक्शन करें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फार्मर के पास अगर प्रॉपर लैंड का साइज के हिसाब से, उसकी मैचिंग के हिसाब से उसके इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर नहीं होगा, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली उसको बेनिफिट के अलावा उसको और उल्टा नुकसान हो जाएगा, दैट विल गो इनटू लॉस। तो इसलिए हम सिलेक्शन ऑफ फार्म मशीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर को हम सिलेक्ट करते हैं उसके लिए क्या हमें फैक्टर्स सोचने चाहिए या कंसीडर करने चाहिए कि हम ट्रैक्टर कैसे यूज करें। सो लैंड होल्डिंग, जब हम लैंड होल्डिंग की बात करें तो अगर हमारे पास 2 हेक्टेयर लैंड है तो हमारा 1 HP ट्रैक्टर इनफ होता है। तो 2 हेक्टेयर लैंड के लिए पर HP हम कंसीडर करके हम ट्रैक्टर लेते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, मोर देन 1 क्रॉप 1.5 हेक्टेयर पर HP। अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें, किस तरह की मल्टीपल क्रॉपिंग है, सिंगल क्रॉपिंग है, या जिस तरह की क्रॉपिंग पैटर्न है उस एरिया का, उसके हिसाब से हम देखेंगे कितना हमको पावर सोर्स या ट्रैक्टर की सिलेक्शन करेंगे। 1.5 हेक्टेयर पर HP। सॉइल का लेस व्हील बेस, हायर ग्राउंड क्लियरेंस, लो ओवरऑल वेट इन लाइट सॉइल। तो इन सब का जो ट्रैक्टर है हमें जैसे लेस व्हील बेस होना चाहिए, हायर ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे कोई अंडुलेटिंग लैंड है, वहां पे हमें ट्रैक्टर की हाई ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो बेस है, जो चेसिस है ट्रैक्टर का, वो उसमें टच हो जाएगा, कहीं पे अंडुलेटिंग लैंड में हमारा चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। देन क्लाइमेटिक सैंड, तो वेरी हॉट और कूल, तो हॉट है या कूल है तो हमें इंजन का एयर कूल्ड चाहिए या वाटर कूल्ड चाहिए, तो वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक सैंड पर या क्लाइमेटिक जो लैंड है वहां पर।
देन रिपेयर फैसिलिटी, अगर वहां पे रिपेयर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। देन रनिंग कॉस्ट, लेस स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है कि नहीं है, या कितना उसका उसकी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन मतलब कितना पर यूनिट एरिया पर यूनिट लीटर में वो यूज करेगा मशीन को। इनिशियल कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू, कितनी उसकी इनिशियल कॉस्ट है और कितना रीसेल वैल्यू है ट्रैक्टर की जब वो उसका काम पूरा हो जाएगा 8 साल 10 साल बाद। टेस्ट रिपोर्ट, तो उसकी टेस्टिंग जो होती है वो किस तरह की होनी चाहिए या किस तरह का वो उसमें क्या गाइडलाइन है उस एरिया के लिए सूटेबल है उसकी टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मशीन्स, तो उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया और क्या हो सकता है। देन ट्रेडमार्क हो सकता है, कौन से ट्रेड की है, एचएमटी है, महिंद्रा है, या किस रेपुटेड कंपनी का है, ट्रेडमार्क का है, तो वो भी डिपेंड करता है। देन ट्रेड नेम, देन मॉडल, मॉडल कौन सा है, जैसे DI महिंद्रा के डिफरेंट मॉडल आते हैं, 275 महिंद्रा DI 540 या फार्म ट्रैक है, बहुत सारे मॉडल्स हैं अलग अलग कंपनी के, वो अपने मॉडल के हिसाब से कितनी उनकी पावर रिक्वायरमेंट है। वेदर और नॉट द मशीन इज एन अप्रूव्ड डिजाइन, तो अप्रूव्ड डिजाइन है कि नहीं है वो टेस्टिंग रिपोर्ट की, अगर वो टेस्टिंग है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं इंडिया में 4 हैं, तो उनसे वो कितना डिजाइन अप्रूव्ड है, तो उन सब पे भी डिपेंड करता है। रिपेयर फैसिलिटीज है, उनके रिपेयरिंग के लिए फैसिलिटी है या नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट, तो अगर उसमें पार्ट खराब हो जाता है तो उसका स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। देन डिजाइन फीचर्स, पॉइंट ऑफ वियर, कहाँ पे उसका वियरिंग हो रही है, कहाँ पे उसकी टियरिंग हो रही है। ईज ऑफ एडजस्टमेंट, कितना वो एडजस्टमेंट के लिए कितना इजी है वो, डिस्टेंगल टिटेंगल वगैरह। सेफ्टी प्रोविजन, सेफ्टी प्रोविजन क्या है, शील्डिंग ऑफ रोटरी मेंबर्स एंड अपीयरेंस ऑफ द मशीन्स, अपीयरिंग कैसी है, आई पैनल एस्थेटिक है। वाइब्रेशन एंड नॉइज इन द मशीन शुड बी लो, तो उस नॉइज वगैरह कम होना चाहिए। क्विक चेंज ऑफ यूनिट, अगर हमें यूनिट को चेंज करना है किसी को तो जल्दी यूनिट चेंज हो सके। सपोज हमें कल्टीवेटर को हटा के प्लांटर यूज करना है, या प्लांटर को हटा के हमें सीड सोइंग मशीन यूज करनी है, तो हमें इजीली उसको डिटैच अटैच कर सकते हैं ट्रैक्टर से, मशीन से। मैन्युअरेबिलिटी, कितना उसकी टर्निंग ईज कितना है, कितना जल्दी उसको टर्न कर सकते हैं, या कितना मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम है। तो जब हम मैनुअल करते हैं तो हमारा जो एरिया ऑफ मैन्युअरेबिलिटी है तो वो कम से कम कवर होना चाहिए, तो कम से कम एरिया में उसको जो रेडियस ऑफ टर्निंग है वो मिनिमम होनी चाहिए। देन ह्यूमन कंफर्ट, ह्यूमन कंफर्ट कितना है उसमें, या ऑपरेटर की सेफ्टी प्रोविजंस क्या है, कि उसमें केबिन है, बंद है, एसी है, ये सब चीजें हम ह्यूमन कंफर्ट में देखते हैं। वाइब्रेशन मिनिमम होना चाहिए। सम अदर फैक्टर्स है, पावर रिक्वायरमेंट, हमारी पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कितना होना चाहिए, इनिशियल कॉस्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर हायरिंग है, ईयर्स ऑफ सर्विस है, इकोनॉमिक ऑफ द इक्विपमेंट, साइज एंड फार्म पावर। तो ये सब जो चीजें हैं वो हमें कंसिडर करनी चाहिए। देन हम फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, लैंड प्रिपरेशन फॉर सोइंग। सो जो सोइंग है या लैंड प्रिपरेशन है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम सीडिंग करते हैं या सीड को फील्ड में डालते हैं या सो करते हैं तो उसको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। उसको सॉफ्ट सॉइल चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए, उसको एयर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो अगर हम लैंड को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे सोइंग के लिए या उसका प्रॉपर इन्वायरमेंट कंडीशन नहीं दे पाएंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो हमारी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी ना कम हो और हम सब उसको फेवरेबल कंडीशन दे सकें, वीड ना हो, ये सब चीजें ना हो, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सके, इसलिए हम जो लैंड को प्रिपेयर करते हैं। तो लैंड को प्रिपेयर करने के लिए 2 मेथड्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो ऑपरेशंस, तो हम वो स्टडी करते हैं। तो हम प्लो क्यों करते हैं, क्रिएट सीड बेड, तो सीड बेड यानी सीड के लिए प्रॉपर जो बेड है वो हम प्लोइंग के बाद मिल जाता है। किल वीड्स एंड पेस्ट, जो भी इस फील्ड में हमारे पास पेस्ट या ऑलरेडी वीड्स होंगे वो सबको हम किल कर देते हैं। इनकॉर्पोरेट फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स को हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं पूरे फील्ड में, ताकि हमारी जो आने वाली क्रॉप है या जिसको हम शो करने वाले हैं उसको हम प्रॉपर दे सकें उसके न्यूट्रिएंट्स। वाटर कंट्रोल, इन आउट, तो हमारा जो वाटर कंट्रोल है कहाँ पे इन होगा, अगर एक्सेस वाटर हो जाता है तो हमें आउट कहाँ करना है, तो इस सब चीजों का ध्यान रखना। चेंज क्लॉड साइज, तो क्लॉड मीन्स जो उसके साइज ऑफ सॉइल है, तो क्लॉड साइज है उनको हम छोटा करेंगे, पल्वराइज करेंगे, ज्यादा बड़ा क्लॉड्स ना हो, हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनकॉर्पोरेट रेसिड्यूज, तो जो भी प्रीवियस क्रॉप के रेसिड्यूज होते हैं इनको हम सॉइल में ही मिक्स कर दें ड्यूरिंग द कल्टीवेशन और ड्यूरिंग द सीड बेड प्रिपरेशन। ये हार्वेस्टिंग के बाद हमारा फील्ड है, इसमें अगर देखते हैं तो प्रीवियस क्रॉप के रेसिड्यू बाकी हैं, इन सबको सॉइल में मिक्स करना है। हमारे ग्रासेस और वीड्स अवेलेबल हैं, इन सबको भी डिस्ट्रॉय करना है। जो हार्ड पैन है, सॉइल हार्ड हो चुकी है, इसको ओपन अप करना है इसको, ताकि
हमारी सॉइल पल्वराइज हो सके, सॉफ्ट हो सके। सो प्राइमरी टिलेज फॉर फर्स्ट वर्किंग आफ्टर द हार्वेस्ट, जो हार्वेस्ट के जस्ट बाद जो फर्स्ट वर्किंग होगी उसको हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं। जो हमने पहले ये स्लाइड देखी, ये जो जिस कंडीशन में फील्ड था उस कंडीशन में अगर हम पहली टिलेज करते हैं इसको प्राइमरी टिलेज कहते हैं। मोस्ट एग्रेसिव होती है, कट एंड शटर द सॉइल, इसमें मेनली सॉइल की कटिंग होती है, शटरिंग होती है, इनको बिखेरा जाता है। बरिंग क्रॉप रेसिड्यू, तो जो भी पिछली स्लाइड में हमको क्रॉप रेसिड्यू नीचे दिख रहे थे उनको हम बरी कर देंगे, सॉइल के नीचे दबा देंगे ताकि उनका प्रॉपर प्लेसमेंट हो सके। हाई पावर रिक्वायरमेंट, जो प्राइमरी में पावर रिक्वायरमेंट हाइयर होती है। लीव्स रफ सरफेस, तो पहली वाली जो होती है उसमें रफ सरफेस मिल जाती है, क्लॉथ साइज बड़ा होगा, पोलराइजेशन मिनिमम होगा, लेकिन जो हमारी जो रेसिड्यू वगैरह है उनको हम अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। डन आइदर वेट और ड्राई, ये ड्राई भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द फील्ड। सो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन कैसे हम करते हैं इसको हम दिखा रहे हैं। ये प्राइमरी, देखो ये फील्ड जो है वेटलैंड प्राइमरी टिलेज है, ये ड्राई लैंड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रॉप रेसिड्यूज हैं या फिर जो सॉइल है वो क्लोज्ड है या कवर्ड बाय क्रॉप्स है या वीड्स है, इन सबको हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ना ओपन कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, कवर्ड बाय वीड्स है। ऐसे यहाँ पे कवर्ड बाय वीड्स है और यहाँ पे हमने ओपन अप कर दिया इसको। फील्ड आफ्टर फर्स्ट प्लोइंग, तो फर्स्ट प्लोइंग के बाद जो फील्ड होता है वो इस तरह का कुछ दिखता है। इसमें क्लॉथ साइज आप देख रहे हैं बड़ा है, क्लॉथ साइज बड़ा है, और हमारा जो वीड्स हैं वो प्रॉपर अभी मिक्सअप नहीं हुए हैं, वो खाली इनको रिवर्ट कर दिया गया, पलट दिया गया है। देन प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स मोल्ड प्लाउ एंड डिस्क प्लाउ, तो ये जिसमें हम मोल्ड का यूज कर सकते हैं उसको मोल्ड प्लाउ कहते हैं, उसमें डिस्क का यूज करते हैं उसको हम डिस्क प्लाउ कहते हैं। तो मोल्ड बोर्ड का और डिस्क का हम यूज कर रहे हैं। तो आगे हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। चीजल प्लाउ, तो चीजल प्लाउ ये है, जो चीजल प्लाउ क्या होता है, ये डीप प्लोइंग के लिए होता है, मोर देन अप टू 40 to 50 सेंटीमीटर। रोटावेटर है प्राइमरी में, रोटावेटर पोलराइज करता है। ये रोटरी टिलर है जो हम यूज कर रहे हैं पावर टिलर के द्वारा। सेकेंडरी टिलेज है फॉलो प्राइमरी टिलेज, तो प्राइमरी टिलेज के बाद जो किया जाता है उसको सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। नॉर्मल शैलोअर वर्किंग डेप्थ, इसमें जो वर्किंग डेप्थ होती है वो शैलोअर होती है, क्योंकि हम फर्स्ट जो प्राइमरी टिलेज होती है उसमें हम डीप ओपन करते हैं ताकि जो डीप रूटेड वीड्स हैं उनको भी हम उखाड़ सकें, उसको रूट अप कर सके। तो इसमें शैलो यूज करते हैं ताकि उन ग्रासेस को क्लाउड साइज को कम कर सकें। प्रोवाइड एडिशनल सॉइल पल्वराइजेशन पडलिंग, तो इसमें एडिशनल सॉइल पल्वराइजेशन हो जाता है क्योंकि फील्ड में जो क्लाउड साइज होता है वो बहुत छोटा छोटा हो जाता है। लेवल सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस जो हमने रफ छोड़ा था पिछले में तो उसको हम लेवल कर देते हैं। देन कंट्रोल वीड्स, तो वीड्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन है जिसमें हम इसको प्राइमरी के बाद सेकेंडरी यूज कर रहे हैं, जिससे कि सॉइल हमारी मोर पल्वराइज हो गई है, इसमें पल्वरिंग हो रही है। ये सेकेंड टिलेज में आप देख सकते हैं क्लॉथ साइज बहुत छोटा है, स्मॉल क्लॉथ साइज है, और उसके बाद जो वीड्स हैं वो भी कम से कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सब सॉइल में मिक्सअप हो चुके हैं। ये भी सेकेंड टिलेज है, टेंडम डिस्क है और सेकेंडरी है या स्पाइक टू थैरो है, ये सब का यूज किया जा रहा है। ये फाइनली जब हम सब प्राइमरी सेकेंडरी ऑपरेशन कर देते हैं तो फील्ड का हमारा जो व्यू है वो इस तरह का होता है, क्योंकि सब जो क्रॉप रेसिड्यूज हैं वो भी मिक्स हो चुके हैं, कट हो चुके हैं, और इसमें कोई भी ग्रासेस या फिर वीड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, सॉइल पल्वराइज हो गई है, क्लॉथ साइज छोटा हो गया है, तो हम ये रेडी है। जीरो टिलेज केमिकल टिलेज, ये जीरो टिलेज में हम क्या करते हैं, मिनिमम टिल करते हैं, मीन्स जहाँ पे हम बिल्कुल टिलेज इंप्लीमेंट का यूज नहीं करते हैं, इस तरह से हम नेक्स्ट क्रॉप को सो कर देते हैं। पडलिंग क्या होता है, पडलिंग ऑपरेशन है जो कि राइस प्लांटेशन के लिए या पैडी प्लांटेशन के लिए यूज किया जाता है। क्रिएट हार्ड पैन टू प्रोड्यूस डीप वाटर पर्कुलेशन, तो पडलिंग में क्या होता है कि वाटर को चर्निंग किया जाता है सॉइल को विद द हेल्प ऑफ वाटर। पहले वाटर पाउंडिंग किया जाता है पूरे फील्ड में, जैसे हम देख सकते हैं इसमें पहले वाटर को पाउंडिंग किया गया है और उसके बाद उसको रोटरी टिलर से या कल्टीवेटर से उसको चर्न किया जाता है ताकि वो सॉइल वाटर में मिक्स हो जाए और मिक्स होने के बाद एक हार्ड पैन क्रिएट कर ले, जिससे कि वाटर जो पर्कुलेशन है वो मिनिमम हो सके। किल एमर्जिंग वीड्स ऑन प्रायर टू प्लांटिंग, प्लांटिंग से जो वीड्स है उसको किल करता है, फील्ड को लेवल कर देता है। सॉफ्टन द सॉइल फॉर ट्रांसप्लांटिंग, तो जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो सॉइल होती है जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करेंगे उसको सॉफ्ट कर देती है। तो पडलिंग हो रही है 4 व्हील ड्राइव से। पडलिंग यूजिंग है हाइड्रोटिलर, तो हाइड्रोटिलर से जो पहले भी आपको दिखाया गया उसी में हाइड्रोटिलर से पडलिंग हो रही है। यहाँ पे पडलिंग हो चुकी है, अब इसमें हम
जो हमारी ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है, या पैडी हो सकती है या कोई भी ट्रांसप्लांटेड वेजिटेबल क्रॉप होगी, हम वहाँ पे इसको शो करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है या आप इसको लाइक करते हैं तो प्लीज़ आप आगे रिकमेंड करिए, लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि सब तक पहुंच सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।